नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर। करीब 3 साल पहले आपको याद होगा, 5 जनवरी 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर जा रहे थे एक रैली को संबोधित करने के लिए। और पाकिस्तान की सीमा से मात्र 25-30 किलोमीटर की दूरी पर अचानक उनके काफिले को रोक लिया जाता है। किसानों के नाम पर एक जमावड़ा सड़क पर आकर के बैठ जाता है, नारेबाजी करता है। और आप अंदाजा लगाइए साहब, कितना बड़ा खतरा देश के प्रधानमंत्री के सिर पर उस समय मंडरा गया था, जब एक फ्लाई ओवर पर वो रुकने के लिए मजबूर हो गए थे। जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उसके अनुसार जब सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति गुजर रहे होते हैं, उस समय 1 मिनट के लिए भी उनका काफिला कहीं रुकना नहीं चाहिए। और एक वैकल्पिक मार्ग भी जो है, वो जो संबंधित लोकल अथॉरिटी है, पुलिस है, प्रशासन है, सरकार है, उसको प्राइम मिनिस्टर के लिए एक वैकल्पिक मार्ग इमरजेंसी के लिए हमेशा से कॉर्डन ऑफ करके रखना पड़ता है। और जिस मार्ग से वो गुजर रहे हैं, वो तो पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ होता ही है। उसके हर जुड़ने वाले रास्ते पर पुलिस बल खड़ा होता है कि कोई उनके काफिले के बीच में ना आने पाए। उस समय पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री थे और उनको कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा करके किन स्थितियों परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बनाया गया था, ये मुझे बताने और दोहराने की जरूरत नहीं है। बाद में उनका और कांग्रेस पार्टी का वहां क्या हश्र हुआ, ये भी हमारे और आपके सामने है। लेकिन एक सवाल खड़े होते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का जीवन खतरे में क्यों डाला गया, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश क्यों की गई, और खिलवाड़ करने वाले एक्चुअल में कौन लोग थे, असली गुनहगार कौन है, असली मास्टरमाइंड कौन है। और आज हम इस मुद्दे पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि पंजाब की एक अदालत ने 25 किसानों के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं, जिनको ये माना गया है कि वो उन स्थितियों परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार थे। इन पर बहुत गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, 307, 353, 341, 186, 149 और 8 बी नेशनल हाईवे एक्ट के तहत भी धाराएं लगाई गई हैं। हत्या के प्रयास की भी धारा लगी है। लेकिन बात वही है, असली गुनहगार कौन है और उनका गर्दन कब पकड़ा जाएगा। मेरे साथ सीधे पंजाब से ही इस समय जुड़ रहे हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी को जोड़ करके इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बाबा जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रणाम। तो बाबा जी, आपने भी कल एक प्रोग्राम किया है इस पर, और मुझे लगा कि ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है। इस पर आपकी ही राय जानी जाए। आप बहुत करीब से इस पूरे घटना के गवाह हैं। थोड़ा सा इस घटनाक्रम के बारे में बताइए। ये घटना आखिर घटी क्यों थी? क्या प्रधानमंत्री को रोकने की कोशिश थी कि वो रैली में जा ही ना पाए? उस दिन वो करीब 4,500 करोड़ की घोषणाएं पंजाब के लिए करने वाले थे। ये डर था पॉलिटिकल पार्टियों को और सरकार को कि वो अगर 4,500 करोड़ की घोषणाएं कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक माहौल बन सकता है। पहले ही 13 महीने का आंदोलन करवा करके दिल्ली में प्रधानमंत्री के खिलाफ विश्वमन किया जा चुका था। फिर इस हद तक आ जाना कि उनका रास्ता रोकना, उनको रैली स्थल तक नहीं पहुंचने देना। और ये हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री को वहां से यू टर्न लेना पड़ा, 20 मिनट वहां खड़े रह करके
बठिंडा पहुंचे, वहां से फ्लाइट पकड़ी और दिल्ली वापस चले आए। पूरा मामला था क्या, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। देखिए सर, डे वन से अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने इस किसान आंदोलन और फर्जी किसान नेताओं के इस पूरे गिरोह को एक टूल की तरह इस्तेमाल करके मोदी को पॉलिटिकली परेशान करने, पॉलिटिकली कमजोर करने, पॉलिटिकली हराने का एक षड्यंत्र रचा था। जी। और इन भेड़ियों को गाय की खाल उड़ा दी गई, इनको नाम दे दिया गया किसान का। जिस दिन ये पहले दिन चले थे, मैंने तभी कह दिए थे कि ये तो खालिस्तानियों का आंदोलन है, जो कि किसानों का नाम लेकर हो रहा है, किसानों को सामने रख के उसके पीछे जो है ये भेड़िए हैं। और सर, जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर पे ये साल डेढ़ साल बैठे रहे, जिस तरीके से इन्होंने केंद्र सरकार को मजबूर किया और केंद्र को और भाजपा की पूरी लीडरशिप को, खासतौर पर प्रधानमंत्री जी को अपने शत्रु की तरह प्रस्तुत किया। ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने इस बर्फ को तोड़ने की कोशिश नहीं की। सर, हर तीसरे दिन आपको याद होगा दिल्ली में भी ज्ञान भवन में मीटिंग्स होती थी और इनका एटीट्यूड ये रहता था कि ये पानी तक नहीं पीते थे। आप बताइए कि आप किसी के यहाँ एक वार्ता करने जा रहे हैं, अपने ही देश में, अपने ही लोगों से, अपने ही सरकार से, अपने ही कृषि मंत्री से, अपने ही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स से आप वार्ता करने जा रहे हैं और आपके मन में इतनी कटुता है कि आप पानी तक नहीं पी रहे। उन्होंने अपना खाने का इंतजाम किया था आपके लिए, भोजन का, और आप उसके यहाँ भोजन ग्रहण नहीं कर रहे। तो सर, ऐसा आप तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे आप सचमुच शत्रु के साथ व्यवहार कर रहे हैं। और सर, कांग्रेस का एक बड़ा, इनको पता नहीं, ये गलतफहमी हो गई थी कि यदि गुंडागर्दी करके यदि आप भाजपा वालों को गांव में घुसने से रोक दें तो इससे बड़ा माहौल बनता है पॉलिटिकल, और ये प्रूव होता है कि भाजपा की हालत तो बहुत खराब है। सर, यही काम इन्होंने हरियाणा में भी किया था। हरियाणा में भी तो यही काम करते थे, भाजपा के प्रति तो इतनी नाराजगी है, इनसे किसान इतना नाराज है कि भाजपा वालों को गांव में घुसने नहीं देते। मैं हमेशा कहता था कि अरे भैया, 10 गुंडे मिलके अगर किसी कार पे पथराव कर दे तो उसको पूरे गांव की भावना मत समझो। मैंने कहा ये गुंडागर्दी है ये। अच्छा, तो इनका था उन दिनों ये क्या कर रहे थे सर, मैं आपको बताऊं कि जो म्युनिसिपल चुनाव हुए थे, वो उसमें अगर किसी ने मोदी की फोटो लगा रखी थी ना अपनी कार पे, तो वो कारें तोड़ दी गई। पेट्रोल पंपों पे उज्ज्वला योजना इत्यादि की जो केंद्र की योजनाएं थी, उस पे मोदी की फोटो होती थी, पेट्रोल पंपों से वो फोटो तक जला दी गई थी, उखाड़ ली गई थी। मतलब पूरे पंजाब में मोदी की फोटो लगा के घूमना मतलब आप अपने को मुसीबत में डाल रहे हैं। सर, ये माहौल बनाया था और उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। तो हम प्रधानमंत्री को प्रदेश में घुसने नहीं देंगे। मतलब पंजाब की जनता प्रधानमंत्री से इतनी नाराज है कि प्रधानमंत्री को हम प्रदेश में घुसने नहीं देंगे। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश थी कांग्रेस पार्टी की। और मात्र 25 लोग, सर सचमुच 25 नेता बैठे थे वहां। और चन्नी ने एक बयान दिया था कि वो अपने ही लोग हैं, उनको हम कैसे उनके ऊपर बल प्रयोग करके उनको कैसे हटा सकते हैं। सर, जी हाँ, जी आज हाँ। भी पंजाब की ये दशा है कि अगर एक आदमी हरी पगड़ी पहन के ना सड़क पे या रेल पे बैठ जाए ना, तो वो पूरा चक्का जाम कर सकता है। सरकार में या पंजाब पुलिस में इतनी ताब नहीं है, इतना भी उनके पास प्रशासनिक सत्ता नहीं है या ताकत नहीं है कि वो उस एक व्यक्ति को भी सड़क से हटा सके। एक व्यक्ति ही पूरे प्रदेश को बंधक बना सकता है, यहां तो फिर भी 25 थे। तो सर, आपने एक सवाल किया था कि असली गुनाहगार कौन है। जी हाँ।
प्रधानमंत्री को इस खतरे में डालने का असली गुनाहगार थी तत्कालीन राज्य सरकार। चन्नी साहब पे ये मुकदमा, ये 302 हत्या के प्रयास का मुकदमा चन्नी पर करके उसी समय, उसी दिन, उसी क्षण चन्नी की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, डीजीपी उस वक्त का जो स्थानीय एसपी एसएसपी था, उसका तो नंबर बहुत बाद में आएगा। डीजीपी साहब को तुरंत बर्खास्त करके, सस्पेंड करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए था कि तुम प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी है तुम्हारी, और 25 लोग मिलकर सड़क घेर ले रहे हैं। अच्छा, आपने कहा ना सर, वो जो घटना स्थल था जहां प्रधानमंत्री जी फंसे थे, वो बॉर्डर से सिर्फ 7.5 किलोमीटर दूर है। इट इज नॉट 30 किलोमीटर। जी, 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 जी। अच्छा, एक चीज और, इनका मतलब इनका मतलब दिमाग देख लीजिए। हुआ क्या था सर, सर्दियों का मौसम था, जबरदस्त धुंध थी, फिरोजपुर में रैली थी सर। पूरे प्रदेश से शाम को ही गाड़ियां चल पड़ी थी, और इन सो कॉल्ड किसानों ने पंजाब की एक एक सड़क पे, प्रत्येक सड़क जो फिरोजपुर की तरफ आती है पूरे पंजाब से, हर 2 किलोमीटर पे इन्होंने नाका लगा रखा था। एक भी गाड़ी सभा स्थल पे पहुंच नहीं पाई। 20-20 किलोमीटर लंबे जाम लगे थे। तो जो एकदम नजदीक के कुछ लोग जो पैदल पहुंच सकते थे, वही सभा स्थल पे पहुंच सके। तो कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त ये प्रचारित किया कि वहां पर तो प्रधानमंत्री जी की रैली सुपर फ्लॉप हो गई थी, कोई तो आया ही नहीं। अरे भैया, जब तुम आने ही नहीं दोगे। अच्छा, ये सारा षड्यंत्र रच रही थी पंजाब सरकार, पंजाब की कांग्रेस गवर्नमेंट। टूल की तरह इस्तेमाल किए जा रहे थे ये सो कॉल्ड किसान, सो कॉल्ड, इसीलिए मैं इनको सो कॉल्ड बोलता हूं। फिर आज तक ये उस रेटोरिक, उस नैरेटिव को चलाते हैं कि नहीं नहीं, वो तो कुर्सियां तो वहां खाली पड़ी थी, इसलिए प्रधानमंत्री जी खुद ही नहीं गए। जबकि प्रधानमंत्री जी को जाना था हेलीकॉप्टर से, और वहां मौसम बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए विजिबिलिटी पुअर होने की वजह से उनको सड़क मार्ग से ले जाया जा रहा था। तो सबसे पहला दोषी चरणजीत सिंह चन्नी, मुख्यमंत्री, ही शुड हैव बीन अरेस्टेड। उनको, उनकी सरकार को बर्खास्त करके, राष्ट्रपति शासन लगा के चरणजीत सिंह चन्नी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए था। डीजीपी, तत्कालीन स्थानीय पुलिस कमिश्नर या पुलिस एसएसपी जो भी था। अब इसके बाद आती है सर एसजी, वो एसपीजी की जिम्मेवारी। सर एक बात बताइए, अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी अवेलेबल है कि आम सामान्य अदना सा आदमी भी रोड पे ट्रैफिक की क्या स्थिति है, और कहाँ रेड स्पॉट है, कहाँ येलो स्पॉट है ट्रैफिक में, और कहाँ ग्रीन स्पॉट्स है, ये तो आप, मैं अदना सा आदमी भी देख सकता है गूगल मैप से। तो आप मुझे ये बताइए कि एसपीजी क्या कर रही थी? क्या एसपीजी को पता नहीं था कि आगे 20 किलोमीटर दूर इन्होंने नाका लगा रखा है? अच्छा, एसपीजी जब प्रधानमंत्री जी का कहीं दौरा होता है तो उससे 3 दिन 4 दिन पहले आके पूरे एरिया को सैनिटाइज करती है, वैकल्पिक रूट्स बनाए जाते हैं, पूरी व्यवस्था की जाती है, बकायदा एम्बुलेंस से लेके फायर ब्रिगेड से लेके, मतलब इमरजेंसी की पूरी तैयारी की जाती है। प्लस कई कई रूट विकल्प के रूप में चुने जाते हैं, और हर एक रूट को सैनिटाइज किया जाता है। सर आप प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ दीजिए, आप पंजाब में आइए। जब मतलब मैं सड़क पे अगर जा रहा हूं, तो यदि मुख्यमंत्री का दौरा है तो मैं सड़क पे 100 मीटर चल के बता दूंगा आपको, हर 100 मीटर पे मुख्यमंत्री का दौरा। पंजाब प्रदेश के अंदर जब होता है, जैसे कभी कभी वो जलंधर आते हैं, कोई भी मुख्यमंत्री, मैं आज से नहीं, मैं बादल साहब के जमाने से देख रहा हूं, हर 100 मीटर पे एक पुलिस वाला खड़ा होता है सर। आप सड़क पे जा रहे हैं, अगर आपको हर 100 मीटर पे एक पुलिस वाला खड़ा है, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी का दौरा है। तो सर प्रधानमंत्री का दौरा था, तो
वो स्थानीय पुलिस की जिम्मेवारी होती है, एसपीजी उसका पूरा वो करती है प्रबंधन। सर एसपीजी क्या कर रही थी? एसपीजी को पता नहीं था कि आगे जिस रोड पे हम प्रधानमंत्री को लेके जा रहे हैं, सर सिंपल, ये तो सिंपल सी बात है कि जो पायलट कार होती है वो 1 किलोमीटर आगे चलती है। प्रधानमंत्री के केस में तो कम से कम 5-6 पायलट कारें चलती होंगी जो कि 5-5 किलोमीटर आगे, 10-10 किलोमीटर आगे चलती होंगी काफिले से। तो उन्होंने क्या बिल्कुल नहीं बताया कि भैया इधर से मत लाओ, इधर तो रास्ता जाम है? आखिर उस फ्लाईओवर पे जो भी आपने फोटो दिखाई थी, उस पे प्रधानमंत्री जी को ले जाके फंसा दिया। इसके लिए हम एसपी जी को कैसे, इनकी गलतियों से हम इनको कैसे बरी कर देंगे? उस वक्त कौन थे जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा देख रहा था? वो भी आप बॉर्डर एरिया में, बॉर्डर से मात्र 7.5 किलोमीटर दूर एक सिंपल से आर्टिलरी गन से उनको हिट किया जा सकता था। सर गृह मंत्रालय को और पीएमओ को सबसे पहले अपने एसपीजी को खींचना चाहिए कि तुम क्या कर रहे थे। और सर एक चीज, 2.5 साल हो गए इस बात को, 2.5 साल से ज्यादा हो गए ना, लगभग 3 साल होने वाले हैं। बाबा जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो होम मिनिस्ट्री ने जांच शुरू कराई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया था और कहा था कि हम इस मामले को देखेंगे। कोई एसआईटी वैसाईटी बनी, पता नहीं कब रिपोर्ट आई, कब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर कार्रवाई के लिए ऑर्डर किए। इस देश में तो इतनी पेचीदगियां हैं, हर मामले में तो न्यायालय जाकर के टांग अड़ा करके खड़ा हो जाता है। और ये इससे ज्यादा घातक स्थिति कोई हो सकती है क्या? प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का मामला था, प्राइम मिनिस्टर की जान को खतरे में डाल दिया गया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को तो तुरंत उसमें आदेश पारित करने चाहिए थे। और चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, ये तो डायरेक्ट जिम्मेदार हैं ही। जो डीआईजी था वहां का, आईजी था, एसएसपी था, और जो भी वहां के एसएचओ और डीएसपी वगैरह थे, उन सबको तो उसी समय सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए था। चलो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी तो बड़े अधिकारी होते हैं, उनकी जांच बैठाई जा सकती थी। लेकिन मेरा सवाल इससे भी आगे का है बाबा जी। क्या चरणजीत चन्नी अपने दिमाग से काम कर रहे थे या उनको कहीं से इंडिकेशन मिले थे? सर चरणजीत सिंह चन्नी वॉज सिंपली अ पपेट, कठपुतली। वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं थे, वो सेलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे। और इनके आका अपने इनके हैंडलर, चन्नी का हैंडलर दिल्ली में बैठा था और इनके हैंडलर के हैंडलर सब अमेरिका में बैठ के इनको हैंडल करते थे। और ये पूरा का पूरा षड्यंत्र देश में अराजकता फैलाने का और इस देश को बांग्लादेश और ढाका बनाने का षड्यंत्र जो कि डीप स्टेट द्वारा रचा गया था, उस राहुल गांधी वॉज बीइंग हैंडल्ड बाय जॉर्ज सोरोस एंड हिज डीप स्टेट, और चन्नी वॉज बीइंग हैंडल्ड बाय राहुल गांधी। आखिर अमरिंदर सिंह को हटाया क्यों गया? क्योंकि अमरिंदर सिंह कभी राहुल गांधी के पपेट नहीं बने। यस, बिल्कुल सही बात है। और राहुल गांधी को एक कठपुतली चाहिए थी जिससे वो मनचाहा काम करा सके। इसलिए अमरिंदर सिंह को हटाकर चन्नी जैसे रीढ़ विहीन, जनाधार विहीन एक एमएलए को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया, और जिसके हाथ में कोई निर्णय लेने की या कोई प्रशासनिक कोई क्षमता ही नहीं थी। और उसने स्पष्ट कह दिया कि हम इन किसानों पे कोई एक्शन नहीं लेंगे। सर वैसे वही, अच्छा इससे बहुत ज्यादा किसान आए तो थे नोएडा में बैठने के लिए। बाबा जी ने 2 दिन में जो है ऐसा ऐसा मतलब दौड़ा दौड़ा के मारा और कि भागते नजर आए। भागने की जगह नहीं मिली सर उस दिन नोएडा में।
वो तीसरे किसान दिन नेता नहीं है वहां क्या? तीसरे दिन वहां केवल पुलिस के बैरिकेड थे, है। किसान नहीं थे। हाँ, तो क्या यूपी में किसान नहीं, क्या सिर्फ पंजाब में किसान है क्या? आप मुझे बताइए। तो सर ये सिर्फ ये डीप स्टेट की एक बहुत गहरी साजिश के तहत काम हुआ था। और चन्नी एंड राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस पार्टी, ये जो राहुल गांधी कहता है ना कि हमारी लड़ाई सिर्फ संघ और भाजपा से नहीं है, हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। सर इंडियन स्टेट से इनकी लड़ाई आज नहीं, उसी दिन शुरू हो गई थी जब इन्होंने वो किसान आंदोलन के रूप में ये भेड़िए दिल्ली की तरफ रवाना किए थे। इंडियन स्टेट से इनकी लड़ाई उसी दिन शुरू हो गई थी। खाली ये इसकी इन्होंने मुंह से मौखिक घोषणा आप की है, लड़ाई तो बहुत पहले ये शुरू कर चुके हैं इंडियन स्टेट से। जी देखिए, ये खबर छपी है जिस पर मैं आज चर्चा कर रहा हूं, बाबा रामदास से। और इसमें स्पष्ट लिखा है कि 25 किसानों के गिरफ्तारी वारंट जारी, हत्या के प्रयास सहित 6 धाराएं जोड़ी गई। और इसमें अगर हम नीचे जाकर के देखें तो इसमें कुछ अधिकारियों के नाम भी हैं, उसमें डीजीपी भी हैं, उनमें फिरोजपुर के फरीदकोट के उस समय के आईजी भी हैं इंदरवीर सिंह, और फिरोजपुर के एसएसपी हरमवीर सिंह भी हैं। और इसमें अ, एक एसआईटी का गठन किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसी की रिपोर्ट के बाद ये सब जांच पड़ताल चल रही है। इस खबर में ये भी बताया गया है बाबा रामदास कि सारे फरार हैं, कोई हाजिर नहीं हो रहा है। अभी आपने योगी आदित्यनाथ सरकार का जिक्र किया कि नोएडा में भी तो आकर के बैठे थे, और तीसरे दिन वहां केवल पुलिस के बैरिकेड थे, सबके सब धर लिए गए थे, उठा करके अंदर डाल दिया गया था, या भाग गए थे अपने घरों में, घुस गए थे जाकर के। पंजाब सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? चलो, तब तो कांग्रेस की सरकार थी, आज तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। ढूंढे ना उन 25 किसानों को, उठा करके अंदर डाले, कोर्ट में पेश करे, फिर कोर्ट तय करेगी कि उनको बाहर भेजना है। 307 से लेकर के तमाम धाराएं लगी हुई हैं, बेहद गंभीर धाराएं हैं। तो वो बाहर तो रह नहीं सकते ऐसे लोग। तो उनको गिरफ्तार करने में वहां की लोकल पुलिस और वहां की सरकार सहयोग क्यों नहीं कर रही है अदालत का? सर, उनको मालूम है। आप देख लीजिएगा 22 तारीख तक का अल्टीमेटम है ना सर। 22 तारीख तक देख लीजिएगा, पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। और हम भी देख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जो इनका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितने ये गिरफ्तारी वारंट जारी किए, ये क्या एक्शन लेता है। सर पंजाब सरकार इतनी ढिठाई पे उतारू है कि ये देख लीजिएगा कोई एक्शन नहीं लेगी, और बल्कि उल्टा आंखें दिखाएगी कि खबरदार अगर हमारे किसानों को टच किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटता हुआ दिखाई देगा। सिर्फ 2 दिन की बात है, आप देख लीजिएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर गिरफ्तारी हो भी जाती है तो 2 दिन में जमानत पे छोड़ दिए जाएंगे। वो तो खड़े पैर यही कोर्ट इनको जमानत दे देगी। तो सर ये ठुलमुल रवैया है। मतलब इन लोगों ने, हम लोगों ने खुद इसे एक बनाना रिपब्लिक बना के रख दिया। एक ढुलमुल सरकार है जो कि निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। और इसके लिए मैं एक बात बताऊं आपको, पंजाब को जब भी डील करना होता है तो मुझे मोदी सरकार में वो रिजॉल्व दिखाई नहीं देता। आप बताइए ना, 1.5 साल ये सिंगू बॉर्डर पे बैठे रहे, पिछले 1 सवा साल से ये शंभू और खनौड़ी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। दिल्ली में शाहीन बाग का धरना सालों चलता रहा। वो तो भला हो कि कोविड आ गया तो वो जो है धरना उठाना पड़ गया, नहीं तो आज भी बैठे होते। तो सर हमारी सरकार, अच्छा योगी जी के राज्य में साला 48 घंटे भी धरना नहीं चलता, क्यों? आप बताइए ना। योगी जी के शासन में 2 घंटे में धरने सब समाप्त हो जाते हैं, इनके यहां 2-2 साल चलते हैं, क्यों? सर ये मोदी सरकार की का भी ढीलापन है। मोदी कहीं ऐसा सरकार इनको कहीं जगह ऐसा तो दे रही नहीं है। है
कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम वो करने के लिए मोदी सरकार को प्रवोक कर रहे हैं जो ये तथाकथित आंदोलन जीवी और देश के भीतर और बाहर बैठी हुई ताकतें चाहती हैं? वो भी तो चाहती हैं कि सरकार सख्ती करे, कुछ बल नहीं, प्रयोग हो जाए, कुछ आंसू गैस के गोले छूट योगी जाएं। सर, योगी ने सख्ती की ना, यूपी गवर्नमेंट ने सख्ती की, वही सख्ती पंजाब गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? नहीं नहीं, देखिए, प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाना संभव है। केंद्र सरकार डायरेक्ट कहीं कोई इस तरह का एक्शन नहीं कर सकता है, उसके पास अपनी पुलिस तो कोई है नहीं। अच्छा, दिल्ली में जो ये सेंसिटिविटी थी, तीन तरफ गला दबा करके बैठे हुए थे ये दिल्ली का। दिल्ली देश की राजधानी है जहां नेशनल इंटरनेशनल मीडिया बैठा हुआ है। यहाँ पर हर देश के राजदूत, उच्चायुक्त या वाणिज्य दूत बैठे हुए हैं। ये चाहते ही ये थे कि दिल्ली में अनार्की की सिचुएशन क्रिएट हो, बांग्लादेश जैसा वातावरण हो, और उसके बाद ये पूरी ताकत के साथ अपने पूरे संगठनों को लगा करके, एनजीओज को लगा करके दिल्ली में ढाका जैसा हालात पैदा कर दें और फिर यहाँ पर अनार्की की सिचुएशन करके मोदी सरकार का तख्ता उलट दें। इनका तो षड्यंत्र बहुत गहरा है ना। जी। तो मोदी मोदी जी चूंकि सुलझे हुए एक नेता हैं, 13.5 साल वहां सरकार चला चुके गुजरात में, और ये इनके पास सारे इनपुट्स होते हैं। उनमें रॉ के भी होते हैं, आईबी के भी होते हैं, अजीत डोभाल के भी होते हैं। तो जानकारी तो उनके पास सारी है। इसलिए मुझे लगता है कि वो किसी भी सीधी कड़ी कार्रवाई से अभी तक बचते रहे हैं, और इनकी कुंठा इससे बढ़ती जा रही है। ये जो चाहते हैं वो हो नहीं रहा है, वो कर नहीं रहे मोदी जी। यानी ये चाहते हैं कि 10 20 50 अगर किसानों के नाम पर जुटाई हुई भीड़ जुट मर जाए, तो फिर ये इंटरनेशनली हल्ला मचाना शुरू करें कि देखो मोदी सरकार तो किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, और देखो कितने लोग मरवा दिए इन्होंने। तो ये तो बहुत बड़ी साजिश है। मुझे लगता है कि इस मामले में हम लोगों को मोदी सरकार को ब्लेम करने के बजाय ये जो लोग देश के बाहर बैठे हैं और देश के भीतर बैठे हैं, इनकी साजिश का भंडाफोड़ करना चाहिए कि ये एक्चुअल में चाहते क्या है। अभी ये दल्लेवाल का क्या हाल है बाबा जी? तो डल्लेवाल जी को 54 दिन समाप्त हो चुके हैं सो कॉल्ड आमरण अनशन पे। इस बीच खबर ये आई थी कि उनका वजन से एकदम स्थिर है, जितना पहले था उतना ही आज भी है। हेमोग्लोबिन बढ़ गया है क्योंकि उनके चेहरे पे चमक आ गई है। 54 दिन से जो व्यक्ति जो कि कैंसर का सर्वाइवर हो, कैंसर की भी दवाइयां लेता हो, अन्य बीमारियां, 75 साल की उम्र और 54 दिनों से आमरण अनशन पे बैठा है, पर एकदम अभी भी टनाटन है, सेहत एकदम चौचक है। तो आज ये खबर आई है सर कि ये उन्होंने चिकित्सकीय सहायता लेना स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा 111 किसानों ने और आमरण अनशन का ऐलान किया था, उन्होंने भी अपना आमरण अनशन तोड़ दिया है। तो इसका एक कारण है, आज से 2 दिन पहले मेरे एक मित्र हैं, किसान नेता हैं, वो खनौरी गए थे और खनौरी से उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी थी मुझे। वो ये बता रहे थे कि आज की तारीख में खनौरी में भी जितने भी किसान नेता और किसान संगठन है, उनमें जबरदस्त खुतर फुतर शुरू हो चुकी है कि यार हम लोग जो है, न तो हमें हमारे इस नाटक नौटंकी को पंजाब के लोग भी अब समझ चुके हैं, हमें पंजाब में कोई समर्थन नहीं है और अब यहाँ ये नाटक करने से कोई फायदा नहीं है। ये 2 दिन पुरानी रिपोर्ट है और आज खबर आ गई थी, अब डल्लेवाल साहब ने जो है चिकित्सकीय सहायता लेना स्वीकार कर लिया, अर्थात वो सिद्धांततः अपना अनशन तोड़ने पे राजी हो गए हैं। 111 किसानों ग्लूकोज। ने तोड़ ही दिया है। तो सर इनके ढोल की पोल खुल चुकी सर, ये अब एक्सपोज हो गए हैं। इनको पूरे पंजाब में किसी किस्म का कोई जन समर्थन हासिल नहीं है, यहां तक कि पंजाब का किसान भी इनके इस फ्रॉड को समझ चुका है। और एक चीज और देखिए सर, आज 20 तारीख है, आज एक तरफ ट्रंप शपथ ले रहे हैं जी हाँ, जी हाँ। और आज ही डल्लेवाल ने जो है आमरण अनशन खत्म करने की घोषणा कर दी।
मैं तो कहूंगा कि क्या इसका कोई संबंध डीप स्टेट से तो नहीं है कि डीप स्टेट से इशारा आ गया कि अब कोई फायदा नहीं अनशन पे बैठने का, आप खत्म करो, घर जाओ। अब तंबू, सर वो सर्कस का तंबू हो जाता है, उखड़ता नहीं है। 20 जनवरी को सर इनकी सर्कस का तंबू उखड़ गया। आज आज ये लोग खनौरी से और शंभू बॉर्डर से वापस जा रहे हैं, इसका मतलब। अब ये तो आज शाम तक या कल तक पता चलेगा सर, परंतु अनशन समाप्त हो गए। आज एक और खबर आई थी कि दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली कूच तो खैर हरियाणा सरकार ने 2 महीना पहले से ही रोक रखा है। 1 साल हो गया, उन्होंने बोला दिल्ली नहीं जाने देंगे। 101 लोगों की सूची दीजिए जो कि पैदल या गाड़ियों से जाएंगे। 101 लोगों का आधार कार्ड आज तक नहीं जुटा पाई। पैदल मार्च भी हरियाणा सरकार ने अलाउ नहीं किया। तो सर आज तो भी 20 जनवरी आई है, देखते हैं सर। बाबा जी, ये महाकुंभ का आयोजन बेहद सफल है और 60 से अधिक देशों के लोग यहाँ आए हैं, भक्त आए हैं। मुझे तो ये देख करके बड़ा सुकून भी मिला और आश्चर्य भी हुआ। इटली से एक प्रतिनिधि मंडल आया जिसकी महिलाएं, अंग्रेज महिलाएं, संस्कृत के श्लोक, रामायण और तमाम दूसरी चौपाइयाँ जो हैं वो योगी आदित्यनाथ को सुनाती हुई हमें एक वीडियो में दिखाई दी हैं। मैं सोच रहा था कि 50 साल पहले भी इटली से कोई आया था, वो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पा रहा है, और इटली से आई ये महिलाएं संस्कृत के श्लोक बहुत शुद्ध तरीके से उच्चारित कर रही थी योगी आदित्यनाथ के सामने। और दूसरी तरफ एक घटना हो गई, वहां पर कोई सिलेंडर फटा और 30-40 जो वहां टेंट थे उनमें आग लग गई। कुछ आस पड़ोस के और टेंटों में आग लग गई। 5 लोग हल्के से जख्मी हुए हैं। कोई हताहत नहीं है, कोई किसी तरह का बड़ा नुकसान नहीं है। इसके बावजूद अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए जरा। अखिलेश यादव कह रहे हैं महाकुंभ मेले में लगी आग का तुरंत गंभीरता से संज्ञान लिया जाए और आगे ऐसी दुर्घटना ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। ये अखिलेश यादव किस पद पर हैं जो इस तरह के दिशा निर्देश दे रहे हैं मुख्यमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को, मेला प्रबंधन को। और चूंकि मेला एरिया अब एक जिला भी है, तो मेले के जिला अधिकारियों को ये निर्देश दे रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि आगे से इस तरह की आगजनी वगैरह ना हो। ये किस कैपेसिटी में इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं, और ये ट्वीट करने के पीछे की इनकी मानसिकता एक्चुअल में असल में क्या है? सर आज की तारीख में अखिलेश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि योगी का इतना बड़ा आयोजन सफल क्यों हो गया। तो वो तो भगवान से दिन रात मना रहे हैं कि हे भगवान किसी तरह कुंभ में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, चलो बड़ी न सही छोटी ही हो जाए, क्योंकि इनके माथे पे तो कलंक लगा हुआ है कि इन्होंने जो एक कुंभ का आयोजन किया था वो आज तक का सबसे खराब है, उसमें व्यवस्था रही और इतने लोग मर गए। तो सर योगी जी का कुंभ यदि इतना सफल है और उसकी पूरी दुनिया में यदि इतनी प्रशंसा हो रही है, तो अखिलेश यादव की तो पूरी राजनीति फेल हो जाएगी। इसलिए वो तो दिन रात भगवान से मना रहे होंगे। वो तो भगवान से ये मना रहे होंगे कि हे भगवान कुंभ में किसी तरह गड़बड़ हो जाए, कुंभ में हजारों लोग मर जाए, कुंभ में महामारी फैल जाए, या कुंभ में कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए जिससे कि वह जो है योगी जी को दोष दे सके, योगी जी को नीचा दिखा सके। तो सर ये तो छिद्रान्वेषी लोग है ना, और सर इनका अस्तित्व ही इस बात पे डिपेंड। सर ये अपनी लकीर बड़ी नहीं कर सकते। इनकी समस्या ये है कि ये गमलों में उगे हुए बोनसाई हैं जो दिन रात वट वृक्ष को गालियां देते हैं कि ऐ वट वृक्ष तू इतना बड़ा क्यों है, तू इतना बड़ा बन के क्यों इतराता है, तू भी हमारी तरह गमले में क्यों नहीं लग जाता बोनसाई बन के। तो सर योगी जी तो है वट वृक्ष, तो सर बोनसाई अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है उस वट वृक्ष के नीचे।
तो सर इस प्रकार के यही गिमिक्स। एक बात बताइए ना, इस आदमी को प्रयागराज में कुंभ में नहाने का अवसर नहीं मिला, या उसको जरूरत नहीं समझ में आई, और वो अपने शायद किसी निजी कार्यक्रम में जाके हरिद्वार में नहा रहा है अकेला, जंजीर पकड़ के, जंजीर पकड़ के। तो ये है इस आदमी की कुल औकात। ये आदमी, इसका अस्तित्व इसी बात पे है कि ये अपनी लकीर को बड़ा कर ही नहीं सकता था, इसमें इतना राजनीतिक कौशल है ही नहीं। ये सिर्फ अखिलेश जो है, सिर्फ योगी जी की लकीर को रबड़ से छोटा करने की, मिटाने की कोशिश करता रहेगा। यही इसका पूरा राजनीतिक अस्तित्व इसी बात पर टिका हुआ है। अब कहीं सांड भिड़ गए हैं सड़क पे, कहीं कोई ऐसी दुर्घटना हो गई है, उसको लेकर के ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। ये नॉन सीरियस आदमी है क्या? मुझे तो कई बार ताज्जुब होता है, ये 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं क्या इस प्रदेश के? देखिए इनका लेटेस्ट ट्वीट क्या है। लिख रहे हैं, आज एक्सप्रेस वे पर एक बस में आग लगने की तस्वीरें सामने आई। एक्सप्रेस वे पर लगातार बढ़ रहे हादसों की तकनीकी जांच होनी चाहिए। हर जीवन और देश की संपत्ति अमूल्य है। अब एक्सप्रेस वे है, हाईवे है, तो वहां तो वही दुर्घटनाएं होंगी ही होंगी। सैकड़ों, हजारों, लाखों व्हीकल चलते हैं, हर तरह के ड्राइवर होते हैं। उन ड्राइवरों में कुछ दारू भी पी करके बैठ जाते हैं। बहुत सारी दूसरी वजहें हो सकती है। जब भी आप किसी कस्बे या शहर के पास पहुंचते हैं ड्राइव करते हुए, हाईवे या एक्सप्रेसवे के जरिए, एक्सप्रेसवे तो नहीं, हाईवे के जरिए, तो वहां लोकल ट्रैफिक भी आ जाता है, कोई जानवर भी आ सकता है। तो ऐसे में अगर कोई दुर्घटना हो गई और बस में आग लग गई, तो आप तुरंत ट्वीट करके कहेंगे कि साहब इसकी तकनीकी जांच होनी चाहिए। ये सब मतलब क्या तमाशा क्या कर रहे हैं? या सर इनके टाइम में कोई दुर्घटना ही नहीं होती थी सड़कों पे, और हर दुर्घटना के बाद ये तकनीकी जांच कराते थे क्या? मैं आपको बताऊं ना सर, इनके पास अपना तो कोई ब्लूप्रिंट है नहीं प्रदेश को आगे ले जाने का। या ये कोई प्लान देते ना, भाई हम योगी जी से नहीं हो पा रहा है, हम आएंगे तो इस प्रदेश को इस तरह आगे ले जाएंगे। सर ये वही लोग हैं ना जिनके जिनके राज्य में 6 घंटा बिजली आया करती थी। सर मुझे वो दिन याद है जब उत्तर प्रदेश में 100 किलोमीटर की यात्रा करने में 6 से 7 घंटे लगा करते थे अपनी निजी गाड़ी में, 100 किलोमीटर के लिए। सर मैं आपको बताऊं, ये मेरे गाजीपुर जिले की बात है कि मैंने एक बार अखिलेश की सरकार थी, 100 किलोमीटर यात्रा की थी। अपने गांव से मैं गया था बिहार, दुमराव, 100 किलोमीटर चला था सर, 7 घंटे लगे थे। आज उसी उसी रोड पे मुझे फिर यात्रा करनी पड़ी सर, मात्र 1.5 घंटे में हम पहुंच गए। तो सर प्रदेश को आगे कैसे ले जाना है, इसका कोई ब्लूप्रिंट तो है नहीं इस व्यक्ति के पास। तो ये तो सर जो सरकार काम कर रही है उसका छिद्रान्वेषण ही कर सकता है। इसके अलावा इसके पास कुछ है भी तो नहीं ना। आप ये बताइए, अगर ये भी ट्वीट न करे तो आखिर इसको पब्लिक को एड्रेस करना है, तो आखिर क्या करेगा? मैं देख रहा था महाकुंभ मेला की एक अपनी ट्विटर हैंडल है, उस पर ये अपडेट किया गया कि जैसे ही ये सिलेंडर फटा और आग लगी, 5 मिनट के भीतर अग्निशमन का पूरा दल, एसडीएफ और तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारी वहां मौजूद थे। और उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मेला स्थल में थे, एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। वो भी जब आग पर काबू पा लिया 20 मिनट के भीतर, तो योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद थे वहां घटना स्थल पे, और जो पीड़ित थे उनसे बातचीत कर रहे थे खड़े होकर के। इसके बावजूद अखिलेश यादव अगर इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं, तो या तो वो अहंकार में चूर हैं, या उनको समझ नहीं है, या वो पब्लिक को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनके हाथों में
मेला प्रबंधन की जिम्मेदारी है, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, वो सब अनाड़ी हैं और मुझे इन्हें सलाह देनी पड़ रही है, इनको दिशा निर्देश देने पड़ रहे हैं कि भाई आगे से जरा सारे सिलेंडरों से पूछ के रखो कि भाई तुम फटने तो नहीं जा रहे हो, तो थोड़ी थोड़ी गैस उनकी निकाल लो या कुछ ऐसा काम कर लो कि आगे से कोई सिलेंडर फटने ना पाए। मतलब बेहूदगी और बेवकूफी की ये इंतहा समझता हूं मैं। सर आज अवनीश जी मेरे मित्र हैं, वो बता रहे थे कि मेला जो पूरा है वो उसको 26 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है। हर सेक्टर की अलग प्रशासनिक व्यवस्था है और हर सेक्टर में 2 अग्निशमन केंद्र बनाए गए हैं। और उसमें ऐसे नहीं बनाए गए सर, हर अग्निशमन केंद्र में 8-8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हैं और बाकायदा रोबोट्स की व्यवस्था की गई है। कहते हैं सर वर्ल्ड क्लास अरेंजमेंट है कि पूरे मेला परिसर में कहीं पर भी यदि आग लग जाएगी तो 3 मिनट के अंदर पूरा दमकल का विभाग पहुंच जाएगा। और अगर कोई आदमी ऐसे फंस जाए जिसको मैन्युअली रेस्क्यू करना मुश्किल हो तो बाकायदा रोबोट्स, ऐसे रोबोट्स जो 15 मीटर दूर पानी की बौछार मार सकते हैं और किसी जलते हुए भवन में घुस के किसी व्यक्ति को रेस्क्यू कर सकते हैं, ऐसे रोबोट्स नियुक्त किए गए हैं। सर इतनी वर्ल्ड क्लास व्यवस्था है कुंभ में। सर ये कुंभ जब संपन्न होगा ना तो पूरे विश्व के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स जो है आके वहां स्टडी कर रहे हैं कि इतना बड़ा आयोजन इतने कम समय में और इतने कम संसाधनों में, जिस जगह 2 महीना पहले गंगा जी बह रही थी और दलदल था। सर मैं एक बात दर्शकों के लिए मैं एक बात क्या बताना चाहता हूं सर, जून जुलाई में मानसून शुरू होता है और सितंबर तक तो खूब बारिश होती है पहाड़ों तक, तो सितंबर तक तो गंगा जी में उफान होता है। जी हाँ, जी हाँ। और फिर वो पानी उतरता है तो महीना 2 महीना तो कीचड़ रहता है पूरे एरिया में। तो सर जहां 2 महीना पहले गंगा जी बह रही थी और कीचड़ था, आज वहां कुंभ का मेला लगा है। मात्र 2 महीने में पूरा एक जिला बना देते हैं सर, उसको तो जिला बिल्कुल। घोषित करके जिला प्रशासन होता है वो। तो सर ये मैनेजमेंट का बहुत बड़ा चमत्कार है, उस पे छीटाकशी कर रहे हैं। पूरी दुनिया अचंभित है कि भारत के लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं और अखिलेश यादव उसमें मिनमेक निकाल रहा है। तो ये है सर इनकी। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।